महत्वपूर्ण बात यह है कि रुझान जो आ रहे हैं उसके अंतर्गत अभी कांग्रेस बढ़त पर है, भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले पीछे चल रही है। लेकिन ये सारे जो रुझान अभी आप देख रहे हैं इनको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रारंभिक रुझान है। ये रुझान जो आए हैं ये रुझान केवल अभी जो पोस्टल बैलेट है उनके हैं। अभी ईवीएम मशीनें खुली नहीं है। ईवीएम मशीन खुलने का जो समय है वो 8:30 बजे है। उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उनकी गिनती के बाद में ईवीएम की काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 9 बजे से दरअसल वास्तविक और गंभीर किस्म के रुझान आएंगे, जिससे हमें एक जायजा लेने में सहूलियत होगी कि आखिर हरियाणा का चुनाव किस और रुख करने जा रहा है। हम बीच बीच में जम्मू कश्मीर पर भी निगाह बनाए रखेंगे कि वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ में इस समय वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक चंचल नांदल जी जुड़ रहे हैं। चंचल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी चंचल जी, जो एग्जिट पोल की रोशनी में आज काउंटिंग शुरू हुई है, किस उम्मीद के साथ हैं आप? 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल जिस तरीके से खारिज हुए उससे डरे हुए हैं आप, या आपका भरोसा है इस बार एग्जिट पोल जनता की नब्ज पकड़ पाने में कामयाब रहे हैं? जो एग्जिट पोल है वही आज एग्जैक्ट पोल हो जाएगा? देखिए सर, जो मेन बात ये है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगी राजनीतिक पार्टियां जिनका एग्जिट पोल पे असर होगा। अब अगर हम बात करें 2019 की, तो जो एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे, उनके ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन जो रिजल्ट आया उससे एक दिन पहले एग्जिट पोल आया था और वो एग्जिट पोल बिल्कुल स्ट्रीक था, जिसमें 30 से 35 सीट कांग्रेस की दिखाई गई थी, 40 के करीब भारतीय जनता पार्टी की दिखाई गई थी। उससे पहले वाले सारे एग्जिट पोल खारिज हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की, तो एक बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हम पार्टी सत्ता में है, 10 साल से लगातार सत्ता में है, और जो शहरों में जो पोजीशन थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद खराब कर ली। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पोर्टल है, आपका शहरों में गंदा पानी, सड़कें ना बनना, स्ट्रीट लाइट ना होना, जो बेसिक एक नेसेसिटी है, प्रॉपर्टी आईडी है। तो ये सारी चीजों की वजह से इन सारी शहरों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई, और गांव में जो स्थिति खराब हुई उसके पीछे किसान आंदोलन और जो किसानों का ब्यौरा पोर्टल का, उनको अपनी फसल बेचनी है तो पोर्टल पे अपडेट करो, पोर्टल पे टाइम लो, ये सारी चीजें जो है, जो पोर्टल का एक खेल है जिसको कांग्रेस पार्टी कह रही है पोर्टल को बंद कर देंगे, वो उस पोर्टल ने ही सारा गेम खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। और जो अब की बार जो रुझान है, जो चीजें हैं, जो फील्ड में हम भी रहे हैं, लोगों से मिलते रहे लगातार, जो चुनाव चला उस चुनाव के दौरान भी लगातार 80-90 हल्कों में हम भी गए हैं। हमने लोगों से डायरेक्ट बात करी है, गांव में भी शहरों में भी, और उस समस्याओं को जाना है, चीजों को जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी एक बात जा रही है वो एंटी इनकम्बेंसी है। अगर हम इस चीज को कंपेयर करें 2014 से, तो जो 2014 में जो कांग्रेस का रिजल्ट रहा था, कांग्रेस को 14-15 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजोरिटी 47 सीटें मिली थी, और इन लोगों को ज्यादा सीटें मिली थी 18-19 के करीब। तो ये जो रिजल्ट है ये उससे अब क्या है कि जो जनता है, हरियाणा की जनता है, वो ये भी नहीं चाहती कि किसी किसी निर्दलीयों के सहारे कोई सरकार बने, क्योंकि जो पिछले 5 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें निर्दलीय कभी समर्थन दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं। किसान आंदोलन आ गया, समर्थन वापस ले लिया, किसान आंदोलन चला गया, समर्थन दे दिया, और कभी उनकी डिमांडें चेयरमैन बनने की थी। तो जनता ने ये सारा खेल पिछले 5 साल देखा है, और कभी जेजेपी के 4 विधायक को जेजेपी के खिलाफ बोलने लग गए, बीजेपी के पक्ष में चले गए। तो ये सारी बातें जो है वो जनता ने देखी है। तो जनता एक तो ये चाहती है कि क्लियर वर्जन दे, जिस पार्टी को दे, और अब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर बचता है तो वो कांग्रेस बचता है, क्योंकि अन्य पार्टी का कोई यहाँ पे हरियाणा में एक भाषा में एक बात, वो जुगाड़ नहीं है। तो जुगाड़ किसी अन्य पार्टी का था नहीं, कैंडिडेट किसी अन्य पार्टी के पास बढ़िया थे नहीं, तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं थे, तो वो सारा जो एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा था वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया।
इसलिए इसलिए जो जो सारे नतीजे क्योंकि लोगों की चीजें आ दिलचस्पी रही थोड़ा है। रुझानों में भी है और आपकी भी दिलचस्पी शायद रुझान में होगी। हमारे पास इस समय हरियाणा की 90 में से 52 सीटों के संदर्भ में रुझान है। 52 सीटों में 16 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो सत्तारूढ़ दल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस इस समय 31 सीटों पर आगे चल रही है। जननायक जनता पार्टी शून्य, शून्य मतलब जीरो। जो आशंका है उस आशंका के अनुसार प्रारंभिक रुझान है। अन्य के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी भी शून्य के सहारे है। इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ में अगर बात करें तो वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। 5 कोणीय चुनाव है हरियाणा में, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, एक जेजेपी है, एक आईएनएलडी और एक आप है। इसके अलावा निर्दलीयों की जो भी स्थिति बने, पर कुल मिलाकर 52 सीटों में अभी प्रारंभिक रुझान जो आया है वो रुझान ये बता रहा है कि कांग्रेस बढ़त पर है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कमोबेश बराबर सीटों पर चल रही है। जो हमारी जानकारी के अनुसार 13 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जम्मू कश्मीर में, और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो भी 13 सीटों पर आगे है। पीडीपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिला के वहां की स्थिति है। हमारे साथ में वरुण जी है। वरुण जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जानकारी है कि अनिल विज अंबाला से आगे चल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से आगे चल रहे हैं, विपुल गोयल बीजेपी के फरीदाबाद से आगे चल रहे हैं, मामन खान कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं, आफ्ताब अहमद वो आगे चल रहे हैं, निशांत आनंद ये आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो गढ़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं, गीता भुक्कल वो झज्जर से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो अभी तक चौंकाने वाले रुझान नहीं है प्रत्याशियों के चेहरे के संदर्भ में। लेकिन फिर से दोहराता हूं अपनी बात को, दर्शक इस बात को लेकर सचेत रहें कि ये रुझान केवल और केवल पोस्टल बैलेट के संदर्भ में है। पोस्टल बैलेट के रुझानों को अगर आप बहुत संजीदगी से लेंगे तो हो सकता है आगे आपको निराशा का सामना करना पड़े। पोस्टल बैलेट के मुकाबले हमेशा ईवीएम का रुझान कुछ और ट्रेंड दे देता है। तो कुल मिलाकर 9 बजे के बाद आपको इन रुझानों को लेकर संजीदा होने की जरूरत है। अभी कुल मिलाकर सनसनी बनाने के लिए ठीक है, रफ्तार का दौर है। जहां से भी 2-4 वोटों के संदर्भ में भी खबर आई तो आगे और पीछे कर दिया संवाददाताओं ने, रिपोर्टर्स ने। पर वास्तविक तौर पर जब तक 200-500 वोटों की गिनती ना हो जाए और उसके आधार पर रुझान ना आए तब तक उसे गंभीरता से कैसे लिया जाए? नानल साहब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं नानल साहब? इन पोस्टल बैलेट के रुझानों को आप गंभीरता से लेना चाहेंगे या आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं कि भाई ठहरो, थोड़ा रुको, अभी ईवीएम खुलने दो, ईवीएम से 1000-2000 वोटों की गिनती हो तब जाकर उसे गंभीरता से लिया जाए? क्या कहते हैं आप? जी देखिए, क्या है कि पोस्टल बैलेट जो होती है वो भी एक तरह से कर्मचारियों का रुझान होता है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी होती हैं या जो जैसे हरियाणा के कुछ लोग जो आर्मड फोर्सेस में है उनका रुझान होता है ये। तो जब जो कर्मचारी है वो भी एक वोटर, सबसे पहले तो वोटर भी है और कर्मचारी भी है। तो वो जो कर्मचारी का रुझान है उसे हम एक तरह से हम ये रुझान मान लेते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में, जैसे आपने बताया कि 31, अभी तो शायद 41 पे कांग्रेस आगे हो गई है। तो ये जो रुझान है, ये रुझान हम उसमें एक प्लस जोड़ के चल पड़ते हैं कि भाई हाँ, इसी तरह के रुझान ईवीएम में भी आने की उम्मीद है, एक उम्मीद मान लेते हैं। मैं रोकूंगा, एक बड़ा रुझान हमारे पास में उचाना विधानसभा क्षेत्र से आया है। तुर्क का इक्का साबित हुए थे 2019 के चुनाव में। देवीलाल का अक्स इस नेता को देखकर लोगों के जहन में उभर कर आता था। समझ गए हम बात कर रहे हैं सबसे कम उम्र में लोकसभा का सदस्य बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार उचाना चौधरी वीरेंद्र सिंह के गढ़ में उन्हीं की पत्नी प्रेमलता जी को 45,000 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। वो दुष्यंत चौटाला की मां 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किल 4-5 हजार वोट पाई थी। फिर भी दुष्यंत चौटाला ने हिम्मत की है कि वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। पर प्रारंभिक रुझान दुष्यंत चौटाला की इस हिम्मत का साथ नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। इस समय जो बड़ा नेता पहले रुझान के अंतर्गत पीछे की खबर लेकर आया है वो दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में है।
आप हमारे स्क्रीन पर देखें, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। इस समय हरियाणा की सियासत की बहुत बड़ी खबर। हमारे साथी स्पर्श, जिनसे हमने चाहा था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर पहुंच गए हैं। क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास के हालात है रोहतक में, समझने की कोशिश करते हैं। जी स्पर्श, थोड़ा बताएंगे क्या माहौल है, मायूसी का, हर्ष का, उम्मीद का, जश्न का, किस तरीके का हालात है? देखिए बिल्कुल, हमने पहले बीजेपी का माहौल दिखाया और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हम मौजूद हैं और दिखाते हैं किस तरीके से जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है पहुँच गए। जो फिलहाल अगर बात करें तो हुक्का जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो नतीजे जो इस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखा वो कि कहीं वो जो है एग्जैक्ट पोल साबित होते हुए नजर आएंगे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सुबह पहले ही जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और जो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि अंदर मौजूद है और हम देखते हैं कि अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चाहे वो दिल्ली आवास हो या फिर जो ये रोहतक आवास हो, इस तरीके का जमावड़ा जो है लोगों का वो जो है देखने को जो है मिलता नजर आ रहा है। और तैयारियों के लिहाज से भी हम दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियों के लिहाज से भी जो टेंट का सामान होता है वो जो है फिलहाल जो है जुटना शुरू होता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी का माहौल रोहतक जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो ढोल लगाड़े हैं, पटाखे हैं, वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत जल्दी में है कांग्रेस पार्टी, बहुत जल्दी में है हुड्डा जी के समर्थक। कुल मिलाकर स्पर्श शर्मा जो इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित निवास पर मौजूद हैं, स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से टेंट वाला का सामान आ रहा है। जश्न के लिए पूरी तैयारी हो रही है, कालीन बिछ रहे हैं। इस पर थोड़ा कैमरामैन से बोले कि वो दृश्य दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पर सामान आ रहा है। और दूसरी तरफ आप हमारी स्क्रीन पर टैली देखिए। टैली ये बता रही है कि 90 सीट वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान में कांग्रेस पार्टी सामान्य बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। रुझान की दृष्टि से 49 सीटों पर इस समय कांग्रेस आ गए, 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गए, अन्य 8 सीटों पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर रुझान की बात करें तो रुझान में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। और तैयारी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास की ये आप तस्वीरें देखिए। कालीन आ गए हैं, लाल रही हरे रंग का कालीन है, पर कालीन तो कालीन है। अब ये कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए है, उनके समर्थकों के लिए है, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के हुड्डा जी के निवास पर अपनी तरफ से जश्न की तैयारियां हैं। कुछ और नेताओं के दृश्य भी हम दिखाएंगे, लेकिन रुझान किस और रुक कर रहे हैं इसमें हमारी वरिष्ठ सहयोगी अंजलि जी हमारे साथ में। क्या कुछ जानकारी अंजलि जी आपके पास है दक्षिण हरियाणा के संदर्भ में, अहिरवाल बेल्ट के संदर्भ में? बिल्कुल, अगर हिमांशु जी बात यहाँ पर करें तो अभी कांग्रेस अच्छी स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। खासकर नूह की अगर बात की जाए तो कांग्रेस वहाँ पर अभी आगे चल रही है। और अभी जो ताज़ा जानकारी, अभी जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर जो है वो अभी कुछ देर में साफ होगी, तो अभी कांग्रेस के लिए अच्छी है खबर कि कांग्रेस अभी जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर नूह क्षेत्र के संदर्भ में, पर नूह का रुझान कोई बहुत चौंकाने वाला रुझान नहीं है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही, तब भी मेवात ने उसमें अपना कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था। मेवात इलाके में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2014 और 2019 दोनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां से खाली हाथ रहती है। लेकिन मेरे साथ में रितेश जी भी जुड़े हुए हैं, जिनके पास काफी कुछ जानकारी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी है रितेश, क्या कुछ जानकारी है रितेश जी आपके पास में? सर, सबसे पहले तो रोहतक सीट को लेकर अभी जो ताज़ा रुझान आया उसमें बीजेपी पार्टी आगे निकल गई है। यानी यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला जिसकी उम्मीद की जा रही थी, भूपेंद्र हुड्डा जी के गढ़ में बीजेपी इस वक्त आगे निकलती नजर आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण, एक मिनट, रोहतक विधानसभा क्षेत्र जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास स्थान भी आता है, मॉडल टाउन इलाके में, उस रोहतक विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर आगे चल रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर सहयोगी रहे शादीलाल बत्रा के बेटे बीवी बत्रा पीछे चल रहे हैं, जो अभी विधायक थे, जो विधानसभा भी भंग हुई है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अब हुड्डा जी के घर पर जो बड़े बड़े कालीन उतर रहे हैं, वो बत्रा जी के संदर्भ में रुझान के बाद भी उतरते रहेंगे कि नहीं उतरते रहेंगे, जानना दिलचस्प है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पीछे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे,
फिर जनता उनके द्वार पे पहुंच गए, अरे आप नहीं लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। जनता के दबाव के आगे मनीष ग्रोवर ने अपना निर्णय बदल दिया। रुझान बता रहे हैं मनीष ग्रोवर के इस निर्णय बदलाव के साथ जनता बनी हुई है, ऐसे हालात है। जी रितेश जी। सर, एक गन्नौर सीट को लेकर भी बड़ा मुकाबला दिलचस्प है, चूंकि यहाँ पर निर्दलीय ने मुकाबला बना दिया था, तो निर्दलीय अभी देवेंद्र कादियान गन्नौर सीट से आ गए, किलोई सीट से भूपेंद्र हुड्डा साहब आ गए हैं, जिस तरह से उम्मीद थी। उचाना कला से आपने बताया था दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं अभी। तो कुल मिलाकर 4 रुझानों के संदर्भ में रितेश जी ने हमें बताया। रोहतक से भाजपा आगे है, गढ़ी, सांपला, किलोई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से लगातार विधायक चुने जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद से, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधायक नहीं थे, उस समय वो सांसद हुआ करते थे, पर जब वह मुख्यमंत्री बन गए तो उनके लिए सीट खाली की गई और किलोई से वह तब से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंजू हुड्डा के मुकाबले आगे चल रहे हैं। उचाना के संदर्भ में हम पहले ही खबर दे चुके थे, दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। खबर यह है कि गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे कादियान साहब निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद में आगे चल रहे हैं। हरियाणा की सियासत देश में अपवाद के तौर पर इसी रूप में रहते कि यहाँ पे निर्दलीय भी बराबरी से दमखम दिखा लेते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी जहां पे लोग निर्दलीय को ही चुनते हैं। तो कुल मिला के वैसा रुझान और उन रुझानों के बीच में इस प्रकार की जानकारी। वरुण गोयल जी हमारे साथ में हैं, उनके पास काफी अपडेट है, काफी देर से वो चाह रहे हैं कि वो अपडेट साझा किए जाएं दर्शकों से। जी वरुण जी, क्यों परेशान है इतना? नहीं, विनेश फोगाट आगे चल रही है, और क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिस पर 2005 के बाद से कांग्रेस नहीं जीती थी और पिछली बार तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस आई थी, तो यहां से कांग्रेस को उम्मीद है कि ये सीट उनके खाते में चली जाएगी। और शुरुआत में विनेश फोगाट ने बढ़त बनाई है, चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में अच्छी बढ़त बनाई है। शुरुआत में उनकी बढ़त जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। श्रुति चौधरी को शुरुआती रुझान में लीड मिलती हुई दिख रही है। जब पोस्टल बैलेट में वो कुछ पीछे थी, लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि श्रुति चौधरी भी आगे आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि, और ये खबर आ रही है भव्य बिश्नोई को लेकर कि उन्होंने लीड बनाई है, यानी श्रुति, भव्य, ये जो परिवार के लड़ने वाले हैं ये अब चुनाव में आगे दिख रहे हैं। तो कोई महत्वपूर्ण रुझानों पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस विधानसभा चुनाव में कुछ नई विरासत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, एक भजनलाल जी की, एक बंसीलाल जी की। भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा का हिस्सा बने तो उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा में भेजने का रास्ता चुना। वो भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभिक रुझान में आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई का मुकाबला चंद्र प्रकाश जी से है जो पूर्व IAS हैं। भजनलाल स्वयं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पर्याय रहे हैं, 9 बार विधायक रहे आदमपुर से। इस प्रकार का प्रभाव भजनलाल जी का वहां पर रहा। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई लगातार वहां से चुनाव जीते हैं। तो कुल मिला के भजनलाल जी का गढ़ है, भव्य बिश्नोई वहां से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बंसीलाल की विरासत भी अभी हाल ही में भाजपा का हिस्सा बनी जब किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उनके साथ ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थी प्रदेश हरियाणा की, वह भी भाजपा का हिस्सा बनी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र वैसा ही पहचाना जाता है जैसे आदमपुर भजनलाल के संदर्भ में, तोशाम बंसीलाल जी के संदर्भ में। बंसीलाल तोशाम से कई बार विधायक रहे, उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह वहां से विधायक रहे और पिछले 4 बार से किरण चौधरी वहां से विधायक थी। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ने बंसीलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। रुझान आ रहे हैं कि श्रुति चौधरी का भाजपा से प्रत्याशी होना जनता को भा रहा है और श्रुति चौधरी वहां से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार का रुझान 2 बड़ी विरासत के संदर्भ में हमारे सामने है। सिलसिला लगातार बना हुआ है, हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, पर समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ ताजा अपडेट्स पे बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है।